हिंदी व्याकरण के पाठ 2 वर्ण विचार में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ण विचार पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में फोनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? फोनोलॉजी। फोनोलॉजी, ठीक है। वर्ण विचार, वर्ण क्या है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको वर्ण कहा जाता है। वर्णों के मेल से शब्द बनेंगे और शब्दों के मेल से वाक्य बनेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। बच्चों, भाषा में सार्थक ध्वनि चिन्हों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या कहा गया? कि सार्थक ध्वनि जो चिन्ह है, ये सब ध्वनि चिन्ह है सार्थक। ठीक है, सार्थक का मतलब जिसका कोई मतलब है। ठीक है, जैसे हम ऐसे ऐसे लिख दिए, ये भी चिन्ह बना, लेकिन ये हम लोग इसको कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये सार्थक ध्वनि नहीं है। ये सब सार्थक ध्वनि चिन्ह है, तो इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा निर्माण में भी इन्हीं सार्थक ध्वनियों के मेल से होता है। ठीक है, भाषा का निर्माण जो होता है वो भी इन्हीं सार्थक ध्वनि के मेल से बनता है। ये सब ध्वनि है, इन सबको मिलाएंगे तो इनसे क्या बनेगा? भाषा का निर्माण होगा। ठीक है, इन ध्वनि चिन्हों से सबसे पहले क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे, जैसा यहाँ दिखा गया। ये सब ध्वनि चिन्ह अलग अलग हैं, इनसे मिला तो सलील बन गया, इन सब ध्वनियों को मिलाने से बना तो पढ़ बन गया, इन सारे ध्वनियों को मिलाने से बना तो रहा बन गया, और इससे मिला करके है बन गया। तो क्या हुआ? ध्वनि चिन्हों से सबसे पहले क्या बनेंगे? शब्द, और इन शब्दों को मिला देंगे, सलील पढ़ रहा है, तो वाक्य बन जाएगा। ठीक है, और यही वाक्य एक भाषा का रूप ले लेता है, एक भाषा का आकार ले लेता है। ठीक है, आइए भाषा के निर्माण की प्रक्रिया को, ठीक है, क्या कह रहा है, इस उदाहरण से समझते हैं। जैसा मैं अभी आपको दिखाया कि ये सब वर्ण हैं, इनको मिलाया, इनको मिलाया, इनको मिलाया, इनको मिलाया, तो ये अलग अलग तरह के शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इन सारे शब्दों को एक साथ मिला दिया तो क्या बन गया? वाक्य बन गया, जिससे कंप्लीट वाक्य क्या निकल करके आया? सलील पढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी तक क्या पता चला कि वर्ण सबसे छोटी इकाई है, वर्णों के मिलाने से शब्द का निर्माण होगा और शब्दों के मिलाने से वाक्य का निर्माण होगा। ठीक है, जो भाषा का रूप ले लेगा, जिसका मतलब हम लोगों को अपने मन में, अपने मस्तिष्क में कोई विचार समझ में आने लगता है, और इसी विचार के समझ में आने की चीज़ को हम भाषा कहते हैं। ठीक है ना? अब बात आता है कि इस प्रक्रिया में भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या पता चला? वर्ण है। भाषा के लिए इस इकाई का बहुत महत्व है। इसे इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब अगर हम लोगों को, अभी तक हमने क्या जाना कि अगर वर्ण की परिभाषा देना होगा तो भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। या दूसरे शब्दों में अगर हम लोग और स्टैंडर्ड और मानक तरीके से बोलना चाहेंगे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाता है। क्या डिफिनीशन होगा, क्या परिभाषा होगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाता है? वर्ण कहलाती है। जैसे अ, इसका टुकड़ा आप नहीं कर सकते, ठीक है, और खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता। आ, क, ख, ग, घ, इसमें आप कह सकते हैं कि सर इसके टुकड़े हो सकते, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं देखना है, बल्कि ये एक कंप्लीट फॉर्म है, ये वर्ड की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं जिसके टुकड़े ना किए जा सके। जैसे में एग्जाम्पल में हम लोगों ने स्वर, व्यंजन, इन सब का नाम बता सकते हैं। ठीक, अब आता है कि जैसा हम जानते ही हैं कि भाषा के अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग वर्ण निश्चित किए गए हैं। मतलब हमको अलग तरह की ध्वनि निकालनी होगी। जैसे हमको पढ़ना लिखना है तो इसके लिए हमको अलग वर्ण चाहिए, हमको लिखना बोलना है तो उसके लिए अलग वर्ण चाहिए।
तो क्या पता चल रहा है कि हमको अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और इन वर्णों का एक निश्चित क्रम है। ठीक है, कि इसके बाद हम लोग इस वर्ण को रखते हैं, इसके बाद इस वर्ण को रखा जाता है, इसके बाद इस वर्ण को रखा जाता है। तो ये एक निश्चित क्रम है, ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग बदल सकते हैं। तथा सभी वर्णों का आकार भी निश्चित है, ये भी हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आकार, लिखावट, ये सब क्या है, निश्चित है। वर्णों की यही क्रमबद्ध व्यवस्था वर्णमाला कहा जाता है, जिसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने दो परिभाषा पढ़ लिया। एक वर्ण की परिभाषा पढ़ा, क्या पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका क्या नहीं किया जा सकता है, खंड नहीं किया जा सकता है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाता है। एग्जाम्पल में आपने देख लिया, क, ख, अ, ई, ये सब। और वर्णमाला क्या है, वर्णों का वही वर्ण जिनके खंड नहीं किए जा सकते, अगर उनको क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में लिख दिया जाए तो एक साथ वो सब क्या कहलाएंगे, वर्णमाला कहलाएंगे। ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 48 है। ठीक है, और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो छ, त्र, ज्ञ, स्र। संयुक्त का मतलब होता है दो से मिलकर ये बनते हैं। ठीक है ना। तो इसको 4 को और जोड़ दिया जाए तो 48 + 4 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका कैलकुलेशन किया जाए और अलग अलग खंडों में सीखा जाए कि कौन कितना है इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्वर की बात करते हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये टोटल अगर देखा जाए तो 11 हो जाएंगे। ठीक है, अयोग वाह 2 हैं, अंग, अ, 11 और 2 13 हो गया। क, ख, ग, घ, अंग। अगर ये सब लेकर के हम कहाँ तक आ जाए, ह तक आ जाए। ठीक है, तो इनको सारे को काउंट करेंगे, 5 5 जा 25 और 4 29 और 4 अगर उसमें ऐड कर दिया जाए तो 33 हो जाएंगे। तो ये हो गया 33। उधर 13 हुआ था, ये 33 हो गया। अन्य वर्ण 2 ठो ले लेंगे, ड़ और ढ। ठीक है, तो ये 2 हो जाएंगे, कितना मिला करके इन सब को जोड़ दिया जाए तो अब तक कितने हो जाएंगे, 48। ठीक है, इसके बाद छ, त्र, ज्ञ और स्र, इनको ले लिया जाए तो ये 4 और हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 48 और 4 52। ठीक है, अब बच्चों कुछ आगत वर्ण हैं। ठीक है, आगत वर्ण का मतलब जैसे हम अपनी हिंदी में कुछ दूसरी भाषा का भी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, ख़ासतौर से फारसी भाषा का और इंग्लिश की कुछ शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तो ऐसे शब्दों को लिखने के लिए हमको कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें अलग वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एक है गज़ब। ठीक है, तो इस तरह के चीज़ों को लिखने के लिए जो हम लोगों के पास और दूसरे वर्ड आ गए, वो क, ख, ग, ज, फ, आ, इस टाइप से ये 6 वर्ड और हैं। ठीक है ना। तो ये अगर हम लोग देख लिया जाए तो 6 और मिल गए तो 52 और 6 58 हो गया। ठीक है, तो टोटल आप अगर आगत कुल वर्ड काउंट करेंगे, कुल वर्ड देखेंगे तो कितने मिल जाएंगे आपको, 58। ठीक है, 52 और 6 58, 58। तो इस तरह से आप अलग अलग समझ पाए होंगे कि टोटल वर्ड कितने हो गए। अब बच्चों आता है वर्णों का भेद। तो अगर हम देखें तो वर्ण उच्चारण के आधार पर वर्ण को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक को हम स्वर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में वॉवेल कहा जाता है। दूसरा होता है व्यंजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है ना। वर्ण को कितने भागों में बांटा जाता है उच्चारण के आधार पर, 2, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। अब आता है स्वर क्या है।
तो वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के नाक से बाहर निकल आता है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या सीखा? बिना किसी रुकावट के हम जिस वर्ड का भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे, वो सीधा उस उच्चारण में आवाज़ कहीं नहीं टकरा करके कहीं रुकेगा नहीं और सीधा वो बाहर आ जाएगा, उसे क्या कहेंगे? स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, कहीं पे आप एक बार मुंह खोल रहे हैं, जहाँ से उसका उच्चारण होना है वहाँ के बाद आवाज़ हवा सीधा का सीधा बाहर मुंह से आ जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? तो अ से लेकर औ तक कुल 11 ठो स्वर होते हैं। ठीक है। अब आता है स्वर के भी भेद होते हैं। अगर हम लोग स्वर को भी बांट करके पढ़ना चाहें, ठीक है, तो स्वर के भी क्या है? भेद हैं। रचना के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। एक स्वर को मूल स्वर बोला जाता है और दूसरा को संधि स्वर बोला जाता है। क्या सीखा? रचना के आधार पर स्वरों के भेद कितने होंगे? दो। एक मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर का मतलब हुआ कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण में किसी दूसरे स्वर की आवश्यकता ना पड़े उसे मूल स्वर कहते हैं। ठीक है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में किसी दूसरे स्वर की आवश्यकता न पड़े क्या कहलाएगा? मूल स्वर कहलाएगा। जैसे मूल स्वर में कौन कौन है? अ, ई, उ, री। ये चार ऐसे हैं जो सेल्फ अपने से जो इनके नाम है उसी के अलावा किसी दूसरे के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ये चार जो हैं वो मूल स्वर हुए। इसके बाद संधि स्वर। संधि स्वर का मतलब है वे स्वर जिनके निर्माण में किसी अन्य स्वर अथवा अपनी ही दूसरे रूप की सहायता ली जाती है, तब उसको हम लोग संधि स्वर कहते हैं। मतलब सीधे सीधे ये है कि जिसका उच्चारण करने में अपने ही वाले का सहयोग लेकर के या किसी दूसरे स्वर का सहयोग लेकर उच्चारण किया जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संधि स्वर। इसमें कौन है? जैसे आ, तो आ में दो स्वर हुए, अ और अ मिलकर के आ बना। उसी तरह से ई मिलकर के ई बने। उ उ मिलकर के ऊ का निर्माण हुआ। ए, अ और ए मिलकर के ए बनते हैं। अ और ई मिलकर के ए बनते हैं। अ और उ मिलकर के ओ बनते हैं। अ और ओ मिलकर के औ बनते हैं। चूंकि इनका संधि स्वर इसलिए है क्योंकि दो लोग जुड़ करके बन रहे हैं। ठीक है। अगर बच्चों ये आपको याद रहेगा, अगर ये आप समझ पाए होंगे, तो निश्चित रूप से आपको संधि भी पढ़ने में काफ़ी आसान होगा। ठीक है। तो बच्चों आज का हम लोग अपना व्याख्यान या पढ़ाई यहीं पे स्टॉप करते हैं, रोक देते हैं। ठीक है। और आगे कल हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, और फिर हम व्यंजन को पढ़ेंगे। ठीक है। बट स्टूडेंट आज जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम अच्छे से मेमोराइज करके अगले लेक्चर के लिए तैयार रहेंगे, ताकि पीछे की कोई बात अगर हमसे करी जाए तो हम पूरी तौर से उसके समझ पाने में, जवाब देने में सक्षम हों। ठीक है। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप किया जाता है, और इसके आगे आपको जो पेज की फ़ोटो मिलेगी उससे आप लोग जो स्पेशल इसके टॉपिक पे फोकस किया गया है आप उसको अपने नोटबुक में, ठीक है, लिख लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे और उसे याद भी कर लेंगे, ताकि अगले बार आप पूरी तरह से तैयार रहें। ठीक है। धन्यवाद।